बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम आई का जो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है वो देखेंगे कि उसको किस तरह लिखा जाता है, उसको पढ़ा किस तरह जाता है और इसमें जो मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है और ये हम लिखते कैसे हैं। बेसिकली मेन हमारा आज का टॉपिक यही है। ओके, सबसे पहले मैं प्रिस्क्रिप्शन कार्ड की तरफ जाऊँगा कि प्रिस्क्रिप्शन कार्ड होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह की मुझे ग्लासेस लगी हैं, ग्लासेस लगने से पहले ये नंबर डिस्पेंस होने से पहले मैं कहीं गया, मेरी उन्होंने रिफ्रैक्शन की, मतलब कि इस तरह का मुझे एक फ़्रेम पहनाया गया। फ़्रेम पहनाने के बाद उसमें कुछ लेंसेज रखे गए और जो ट्रायल लेंसेज जो इसके अंदर ये ट्रायल फ्रेम और जो इसके अंदर ये जो लेंसेज रखे गए इसको ट्रायल लेंसेज कहेंगे हम। ये जो ट्रायल लेंसेज रखे गए जो मेरी विजन के हिसाब से मेरे लिए मोस्ट सूटेबल थे, वो उन्होंने अब मुझे लिख के देने हैं। वो किस फॉर्म में लिख के देंगे और वो ऐनक वाले को किस तरह पता चलेगा कि कौन सा नंबर कहाँ पड़ा हुआ है और वो किस तरह ऐनक बना के देगा। यानी इस तरह का मुझे वो एक कार्ड बना के देते हैं। अगर मुझे इस तरह का वो एक कार्ड बना के दे रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मुझे ये जो नंबर मुझे उन्होंने लगाया, सेट किया, जो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको पहना, उन्होंने मुख्तलिफ लेंसेज लगा के मेरी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे जो नंबर फाइनल हुआ, अब उसको इस पे उन्होंने किस तरह लिखा और इस पे जहाँ जहाँ लिखा उस लफ्ज़ का मतलब क्या है और ये राइट बेसिकली उन्होंने लिखा कैसे और इसको पढ़ेंगे कैसे। आज का हमारा टॉपिक है इस बारे में। ये तो हो गया जी प्रिस्क्रिप्शन कार्ड होता क्या है। कि प्रिस्क्रिप्शन कार्ड वो कार्ड कहलाएगा जो कि आफ्टर ट्रायल लेंसेज, जो कि हमें सूटेबल रिफ्रैक्शन के बाद जो ट्रायल लेंसेज हमने वो सेट किए कि ये जी सूटेबल रिफ्रैक्शन होगी, वो जो ट्रायल लेंसेज का नंबर था वो इस कार्ड पे लिखा गया। तो इस कार्ड के मुताबिक मेरी एनक बनेगी। ये कार्ड कहलाएगा प्रिस्क्रिप्शन कार्ड ऑफ माय आई। यहाँ तक तो मुझे इसका मीनिंग पता चल गया जी, प्रिस्क्रिप्शन कार्ड कहते हैं किसको है। आई का मतलब आई का और प्रिस्क्रिप्शन कार्ड किसका, आई का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड। अच्छा, ये जो एक आपको स्ट्रक्चर सामने बना हुआ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ मैंने इसी को यहाँ पे बड़ा करके बनाया हुआ है। ये जो आपको सारा कार्ड नज़र आ रहा है इसी को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया हुआ है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक ये ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका अगर स्टूडेंट वो पहले सेमेस्टर में है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि यार ये क्या चीज़ है, इसको लिखना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है। कार्ड की तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ एब्रीवेशंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, फिर हम कार्ड को ईजीली और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस लिख लूँ सबसे पहले और फिर आपको उनका मतलब बताता हूँ कि इनका मतलब क्या बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, RELE ODOSOU, यानी मुख्तलिफ ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं। इसी तरह नहीं लिखे, ये कुछ एब्रीवेशंस हैं। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं। इसके एब्रीवेशन से एक वर्ड बनेगा, यानी इनका एक मतलब बनेगा। फॉर एग्जांपल, अब ये कार्ड है, यहाँ पे मुझे यही नहीं पता कि जी मैंने राइट आई, मेरी जो उन्होंने रिफ्रैक्शन की, यहाँ पे जो राइट आई है, ये इस कार्ड में जो राइट आई उन्होंने रिफ्रैक्शन यहाँ पे जो नंबर सेट किया था वो कहाँ लिखना है, मुझे यही नहीं पता। तो जो ग्लासेस बनाने वाला होगा उसको किस तरह पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरी इस आंख का नंबर है -1 और इस आंख का नंबर है -2। ठीक है, उसको किस तरह पता चलेगा जी इसमें -2 लगना है, इसमें -1 लगना है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है राइट आई। राइट आई इज़ आल्सो कॉल्ड RE। यहाँ पे RE। LE का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे हमने लिखा जी ये इसका मतलब है राइट आई और इसका मतलब बनेगा हमारे पास लेफ़्ट आई। और लेफ़्ट आई, ये जो दूसरी हमारे पास कॉलम बचा, ये जो हमारे पास कॉलम बच रहा है, ये हमारे पास है लेफ़्ट आई का। यहाँ पे हमें RE का और LE का मतलब हमें समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ODOSOU इनकी तरफ आते हैं। अच्छा, इनकी तरफ आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ पहले कि आई की फील्ड, फॉर एग्जांपल, यानी कि जब आप आई से डील कर रहे हैं ना, तो हमेशा ऑलवेज जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पहले राइट आई को दी जाती है, फिर लेफ़्ट आई को। ये एक आप समझ लें कि लॉ है आपके लिए ना, कि आपने हमेशा सबसे पहले राइट आई को करेक्ट करना होता है, फिर आपने लेफ़्ट आई को। ये एक प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस ये है। ठीक है, कि आपने पहले राइट आई को और फिर लेफ़्ट आई को ट्रीट करना है। अच्छा, अब हम आ जाए OD का मतलब क्या है। OD का मतलब यहाँ पे हमारे पास बनता है जी ओकुलस डेक्स्टर। क्या बना जी, ओकुलर डेक्स्टर। अच्छा, ये मतलब ओकुलस डेक्स्टर है क्या। ओकुलस कहते हैं जी आँख को। किसको कहते हैं, आँख को। OD जो है ओकुलस डेक्स्टर वर्ड है लैटिन ज़ुबान का। लैटिन ज़ुबान का ये वर्ड है
लैटिन लैंग्वेज का। ओके, जिस तरह के मोस्ट ऑफ दी जो आपकी मेडिसिन है उसमें लैटिन का और ग्रीक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो मोस्ट ऑफ जो आपकी एब्रीवेशंस आप मेडिकल में दूसरी भी चीज़ें देखते हैं तो मोस्ट ऑफ आपके जो नेम्स हैं ना वो अभी तक लैटिन और ग्रीक में ही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ओडी का मतलब पढ़ा कि ओकुलस डेक्स्टर, लैटिन में ओकुलस डेक्स्टर कहते हैं। ओकुलस का मतलब होता है आई और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। राइट क्या मतलब होता है ओकुलस डेक्स्टर का? राइट, सॉरी डेक्स्टर का मतलब होता है राइट और ओकुलस का मतलब आई। क्या बना जी? राइट आई। और ओएस का मतलब जी ओकुलस साइनिस्टर, ओकुलस साइनिस्टर या सिनिस्टर जो भी आप कहना चाहें इसको। और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट और ओकुलस का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा आंख को कहते हैं। किसको कहते हैं? आई को, यानी कि लेफ्ट आई। यहाँ तक आई होप आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि ओडी का क्या मतलब है, आर ई का क्या मतलब है, एल ई का क्या मतलब है, ये सारी एब्रीवेशंस आई होप आपको क्लियर होंगी। अच्छा, ओ डी ओ एस और ये जो एब्रीवेशंस है मोस्टली आपके जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह यूके है ना उसमें ये मोस्टली यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पे ये यूज़ होता है। एशियंस कंट्री जो हमारी हैं वहाँ भी मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है, जिस तरह के आप OCT करवाएं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाए ओ यू का क्या मतलब है। राइट आई को हमने देख लिया, लेफ्ट आई को देख लिया, अलग अलग देख लिया। अब ओ यू का मतलब है जी ओकुलस। ओकुलस का क्या मतलब हो गया? आई। और यू का मतलब है यूटरके। यूटरके या आप जो भी इसको कहना चाहें यूटरके, मेरी प्रोनाउंसिएशन लैटिन की जो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये यूटरके, यूटरके मतलब होता है दोनों आंखों को, यानी कि बोथ आए। बोथ आए यानी कि अब हमें ये पता चल गया जहां ओडी लिखा होगा इसका मतलब होगा जी राइट आई, और जहां ओएस लिखा होगा इसका मतलब होगा लेफ्ट आई। यहां तक हमें क्लियर हो गया। फिर जहां ओ यू लिखा होगा इसका मतलब होगा ओकुलस यूटरके, और इसका मतलब होगा कि दोनों आंखों की बात हो रही है। पहले हमने अलग अलग देख लिया, अब हमें यहाँ पे आके ये चीज़ समझ आ गई कि अब यहाँ पे ओ यू लिखा होगा वहाँ दोनों आंखों की बात हो रही है। यहाँ तक आई होप आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अब ये जो नीचे लिखा है इसको मैं ज़रा ऊपर से रेज करके इसको ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट मैं आ जाऊँ, अभी मैं लैटिन के ये दो एक वर्ड रह गए ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, ये दो वो वर्ड हैं, ये वाले जो दो वर्ड हैं ये वो वर्ड हैं जो कि अब मैं समझता हूँ कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मैं क्या समझता हूँ, हो चुके हैं ऑब्सोलीट, क्योंकि अब वो कहीं हमें नज़र नहीं आते यूज़ होते। मोस्टली अब इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, राइट आई को प्रेफर करते हैं, लेफ्ट आई को, और ओडी ओएस इसको भी प्रेफर किया जाता है। इसको अभी इतना प्रेफर नहीं किया जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे वी आर का मतलब है वॉइसस, वॉइसस रिमोटम। क्या मतलब है जी इसका? वॉइसस रिमोटम। अब ये भी एक लैटिन का वर्ड है। वॉइसस का मतलब है जी विजन, आपकी नज़र, और रिमोटम का मतलब है जी डिस्टेंस, डिस्टेंस और दूर की नज़र आपकी। सो इससे हमें क्या पता चला जी, ये हमारी किस बारे में बात हो रही है? डिस्टेंस विजन के बारे में बात हो रही है। डिस्टेंस विजन के बारे में यहाँ पे हमारी बात हो रही है। वी आर एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है जी जो एब्रीवेशन है वॉइसस रिमोटम की, और वॉइसस का मतलब बना विजन, रिमोटम का मतलब बना डिस्टेंस। क्या किसकी बात हुई? डिस्टेंस विजन की, यानी मेरी दूर की नज़र की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ बच गया जिसका मतलब है वॉइसस प्रोक्सिमम। वॉइसस क्या हमने पढ़ा था? विजन को कहते हैं, और प्रोक्सिमम जी कहते हैं नियर को, नज़दीक की चीज़ को कहते हैं प्रोक्सिमम। आपके लैटिन में नज़दीक की चीज़ को प्रोक्सिमम कहते हैं। तो क्या इसका मतलब बना जी नियर विजन, यानी कि मेरी दूर की नज़र। पहले यहाँ अगर जहाँ वी आर लिखा है इसका मतलब मेरी दूर की नज़र, और वी पी वॉइसस प्रोक्सिमम इसका मतलब मेरी नज़दीक की नज़र की बात हो रही है। सो एन वी, अब हमें फौरी पता चल जाना चाहिए एन वी का क्या मतलब बना? नियर विजन। और यहाँ पे डी वी का क्या मतलब? डी वी डिस्टेंस विजन, यानी इस जो रो में जो चीज़ लिखी जाएगी वो डिस्टेंस विजन की लिखी जाएगी। और एन वी
इसमें जो लिखी जाएगी ये नियर की, यानी कि मेरी नज़दीक में अगर मुझे कोई नंबर लग रहा है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो इस रो में लिखा जाएगा, एनवी के सामने, नियर वीएन के सामने। यहाँ पे मोस्टली तो अब कार्ड इस तरह के शुरू हो गए जहाँ पे ये पूरा लिखा जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस और नियर यानी कि पूरा लिखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं डीवी और कहीं एनवी लिखा हुआ है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या मतलब है। आई होप कि आपको ये सारे यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कार्ड को थोड़ा अब यहाँ पे हम इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जी SPHCYL और एक्सिस। इनको क्या कहते हैं, इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी स्फेयर। इसका मतलब है स्फेयर। इसका यहाँ क्या मतलब है जी स्फेयर, यानी कि जो स्फेरिकल नंबर यहाँ मेरी ग्लासेस में -1 -2 +1 +2 जो भी नंबर लगा हुआ है वो स्फेयर कहलाता है। और वो स्फेयर जो है स्फेरिकल नंबर, वो उसकी एब्रिविएशन यहाँ क्या लिखी जाती है, ये SPH। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाएंगे सिलेंड्रिकल नंबर। सिलेंड्रिकल नंबर जिस तरह कि हमें पता है कि एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करता है, और जहाँ सिलेंड्रिकल नंबर की बात होगी वहाँ एक्सिस की बात होगी। जहाँ सिलेंड्रिकल नंबर कभी भी एक्सिस के बगैर नहीं हो सकता। इस चीज़ को हमेशा आपने माइंड में रखना है। सिलेंड्रिकल नंबर आपका कभी भी एक्सिस के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक्सिस पे काम करता है। ठीक है, जहाँ सिलेंड्रिकल नंबर होगा वहाँ पे एक्सिस भी होंगे। अब सिलेंड्रिकल जो नंबर है हमारा, सिलेंड्रिकल नंबर, उसके साथ हमेशा एक्सिस भी होंगे। अब एक्सिस कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 180। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा आपको लोगों को क्लियर करूँ। पाकिस्तान में प्रैक्टिस मैंने ये यूजुअली ये देखी है कि आफ्टर एक्सिस जो लिखते हैं उसके साथ ना डिग्री का साइन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? डिग्री का साइन। अब जब डिग्री का साइन डलता है ना, तो डिग्री का साइन डलने से ये है कि सम टाइम जो एनक बनाने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है। डिग्री का साइन जो है ना ये एनक बनाने वाले को कंफ्यूज कर देता है। सम टाइम एनक बनाने वाले को इस तरह कंफ्यूज करता है क्योंकि हमारी जो हैंड राइटिंग है ना कुछ लोगों की वो इस तरह होती है कि वो पता ही नहीं चलता कि 180 लिखा है या 1800 लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दूं कि एक पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसके एक्सिस लिखे 10 एक्सिस लिखे, लेकिन यहाँ पे मैंने डिग्री डाल दिया। अब देखने में ये 100 भी लग रहा है, तो डिग्री मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। और ये प्रैक्टिस आप यूके में तो ये खैर होती है, पाकिस्तान में भी इतनी कॉमन नहीं है कि जो आपके एक्सिस हैं उसको विदाउट डिग्री के लिखें। एक्सिस का मतलब ये है कि भाई आपने ये एंगल पे लगाना है, एक्सिस का मतलब ये है, तो डिग्री का डालने का मैं समझता हूँ यहाँ पे नहीं बनता। लेकिन मोस्टली अगर आप यहाँ पे देखें तो परेशान नहीं होना, ये डिग्री का साइन होता है। किसका साइन होता है जी? डिग्री का। ओके, तो ये इस तरह यहाँ पे लिखा गया। हमें एक्सिस का मतलब पता चल गया, हमने सिलेंडर देख लिया और जहाँ सिलेंडर होगा वहाँ एक्सिस होंगे। अब यहाँ पे VA का क्या मतलब है? VA का क्या मतलब है? अब मैंने जी पहले पढ़ा था DV, जिस तरह के यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस विजन। सो V का तो मुझे समझ आ गया कि कोई विजन से रिलेटेड है। क्या मतलब बन रहा है जी इसका? यहाँ पे विजुअल एक्विटी, ACUITY, एक्विटी। क्या मतलब बन रहा है कि मेरी विजुअल इक्विटी, फॉर एग्जांपल मैं दूर में देख रहा हूं तो मेरी विजुअल इक्विटी कितनी है? मेरी विजुअल इक्विटी 6/6 है। मेरी विजुअल इक्विटी 6/6 है। कितनी है? 6/36 है। यानी कि ये ग्लासेस का नंबर लगा है, ये लगने के बाद मेरी विजुअल इक्विटी कितनी है? ठीक है, मुझे ये पता होना चाहिए और ये मैंने हमेशा मेंशन करना है। इसमें मैंने हमेशा मेंशन करना है, ठीक है, कि मेरी विजुअल इक्विटी कितनी बनती है। ये एक थोड़े से इसके बारे में हो गया। अभी मैं कार्ड को ब्रीफ नहीं कर रहा, अभी तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कार्ड एक बहुत, मैं समझता हूँ कि इसके मुतालिक आपको डिटेल ईच एंड एवरीथिंग की पता होनी चाहिए। मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इस कार्ड में 2 से 3 आप कह लें कॉलम ऐड नहीं है। वो कॉलम या वो रो कौन सी ऐड नहीं है? एक प्रिज्म का ऐड नहीं है और एक इंटरमीडिएट विजन का ऐड नहीं है। इंटरमीडिएट विजन इस तरह लिखी जाती है जी IV का मतलब इंटरमीडिएट विजन। ओके, अच्छा, इंटरमीडिएट विजन का कॉलम एक रो एक ऐड नहीं है और एक प्रिज्म का। क्यों मैंने इसलिए ऐड नहीं की? उसकी वजह यह है कि मोस्ट कॉमनली आपका यही कार्ड यूज़ हो रहा होता है। मैंने कोई इक्का दुक्का देखा है, और वो भी ऑर्थोप्टिक्स जो होते हैं, ऑर्थोप्टिस्ट वो ज़्यादा यूज़ करते हैं जो प्रिज्म, क्योंकि मोस्टली जो केसेस आपके स्क्विंट वाले हैं वो ऑर्थोप्टिस्ट के पास जा रहे होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है उसके पास इतने केसेस नहीं आ रहे होते, उनके पास जो कार्ड मोस्टली ये अवेलेबल होता है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैंने बताई कि मैंने प्रिज्म का ऐड नहीं किया, तो प्रिज्म का अगर ऐड होगा तो
वो इस तरह एक कॉलम ऐड हुआ होगा, यानी इन्हीं के दरमियान में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस तरह एक कॉलम ऐड हुआ होगा और कहीं BU लिखा हो या BD लिखा हो। इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब बनेगा जी BD का बेस अप प्रिज्म, बेस अप प्रिज्म, ओके। यानी कि जो प्रिज्म है उसकी बेस अप होगी। और BD का क्या मतलब? इसका मतलब बन जाएगा बेस डाउन, इसका मतलब बन जाएगा जी बेस डाउन प्रिज्म। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको जो एब्रीवेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी कि क्या था क्या नहीं था, और ये किस तरह है कि इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता चली कि भाई किस लफ्ज़ का मतलब क्या था। अब मैं आऊँगा मेन कार्ड की तरफ। कार्ड को लिखते कैसे हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कार्ड को देखना कैसे है, हाउ टू सी द कार्ड, ठीक है, टू सी दी कार्ड। पहले हमने ये देखा कि भाई कार्ड को देखना कैसे है, कार्ड में देखी और हमें चीज़ें, फिर मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किस तरह करना है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड किस तरह करना है, वो जो वर्ड्स लिखे होंगे उनको, उनका मतलब आपको पता होगा, उनका मीनिंग पता होगा, तभी तो आप बता सकेंगे कि वो क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू राइट, कि आप लोगों ने मेन जो चीज़ है कार्ड लिखना कैसे है। मेन जो चीज़ आपके लिए है वो कार्ड लिखना कैसे है। अच्छा, कार्ड को शुरू करने से पहले भी मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये चलो ये चीज़ें जो कॉमन होंगी, लेकिन हमारे इस कार्ड की एक खासियत ही है, नेम जो जिसका भी है वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ है एज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आता है, उसकी 16 ईयर एज है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने एज लाजमी मेंशन करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज़ डेट। फॉर एग्जांपल हम डेट ले लेते हैं जी, कोई भी डेट 2/2/23, यानी कि मैंने 2023 की जी एक डेट ले ली, 2 फरवरी 2023, ये मैंने एक डेट ले ली। अब ये डेट और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल जब उस बच्चे ने ग्रो करना है, ये तो मैंने चलो 16 ईयर यहाँ पे ईयर लिया ना, 16 ईयर। फॉर एग्जांपल अगर वो 10 ईयर का हो, यानी कि वो ग्रोइंग एज में है, तो जब वो लास्ट टाइम मेरे पास कार्ड लेके आया था तो उसका नंबर क्या था, और अब जब आज की डेट में फॉर एग्जांपल अब वो मेरे पास आ रहा है जी 2 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद यहाँ पे मेरे पास जी 25 में इसको कर देता हूँ, मेरे पास इसी डेट को 25 यानी 2025 में 2 साल बाद मेरे पास आ रहा है। तो अब इस डेट से ले उसने मुझे चेक करवाया, उसकी एज ये थी, अब वो 12 साल का हो गया। अब 2 साल में उसका नंबर कितना बढ़ा है, उसके नंबर में कितना चेंज आया, उसका नंबर कम हुआ है, उसका नंबर ज़्यादा हुआ है, क्या चेंज आया उसके नंबर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने एज और डेट को कभी स्किप नहीं करना। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि उसके जो नंबर, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसका जो स्पेक्टिकल का नंबर है, यानी कि उसकी एनक का जो नंबर है, उसकी स्पेक्टिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो मैंने देखनी है कि उसमें कितना चेंज आया है। उसमें चेंज जो है क्या वो माइनर्स है या फिर वो मेजर चेंज है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने एज भी लिखनी है और डेट भी लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आ जाता हूं जी इसकी तरफ कि इसको किस तरह लिखना है। इसको लिखने के लिए जिस तरह कि हमने जी पढ़ा, सबसे पहले यहां पे SPH का क्या मतलब है, स्फेयर नंबर, यानी कि स्फेरिकल नंबर। अब स्फेयर नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन, +1, +2, +3, ये हमारे पास स्फेरिकल नंबर है। और स्फेरिकल नंबर इनके साथ क्या, इनकी सबसे बड़ी क्या निशानी है, इनके साथ एक्सिस नहीं लिखे जाते, इनके साथ एक्सिस नहीं लिखे जाते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिस्क्रिप्शन में ले लेता हूँ, मैं उस बच्चे का नंबर है, किसी इस अपना बच्चे का नाम हम ले लेते हैं जी, जॉन नाम हम ले लेते हैं जी बच्चे का, जॉन नाम का बच्चा है। अब जॉन नाम के बच्चे की जी हमने उसका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से -2 उठाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी, अब -2 को मैंने यहाँ किस तरह लिखना है। अब 2 तरीके हैं -2 यहाँ पे लिखने के। एक ये तरीका है कि मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपका माइनस नहीं डला होगा तो ग्लासेस बनाने वाले को नहीं पता चलेगा और वो किस तरह ग्लासेस बनाएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा,
2 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे 2 0 डाल दिए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जी मैंने 2 लिखा और दूसरा मैंने यहाँ ऊपर साइन डाल दिया माइनस का। अब ये नहीं समझेगा यहाँ पे कोई जी मैं साइन कहीं भी डाल सकता हूँ कि जी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ ऊपर साइन डालें तो मैं कहीं भी डाल दूँ, ऐसा नहीं करना। यहाँ तो आपने शुरू में साइन डाल के इस तरह लिख देना है, या आपने इस तरह ऊपर साइन डाल के लिख देना है। अब ये ना कोई करे जी 2 लिखे और उसके बाद साइन डाले, ये वाला जी टोटली रॉन्ग होगा आपका। ये इस तरह भी कोई ना करे, ये लिख के जी मैं नीचे साइन डाल दूँ, ऐसे भी नहीं करना। या तो ऊपर हल्का सा आपने ऐसे साइन डालना है, या मोस्ट कॉमनली आप इसको प्रेफर करेंगे और आप समझते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपकी राइटिंग मेरी तरह की है कि भाई वो थोड़ी बड़ी है, तो आपने उसको इस तरह करना है कि आपने हल्का सा ऐसे ऊपर साइन डालना है। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं डाला होगा, मैथ का एक रूल है जो ये है कि जी जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ प्लस होगा। तो ऐनक बनाने वाला अगर यहाँ कोई साइन नहीं डाला होगा तो उसको यही होगा जी ये प्लस का नंबर है। लेकिन हमें प्लस का भी मेंशन करना है और हमें अपनी प्रैक्टिस में ये आदत करनी कि हम माइनस का भी मेंशन करें। अच्छा नेक्स्ट, अब आ जाते हैं जी सिलेंडर की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी -2 का उसको बच्चे को स्फेयर का नंबर लगा और यहाँ पे जी मैं उसको अपना लगा था जी सिलेंडर लगा था -1 का। फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ एग्जांपल, आई डोंट नो कि भाई किसी का ये नंबर भी है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे जी माइनस मैंने लगाया। अब माइनस लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जी एक्सिस लिखने हैं। एक्सिस मैंने लिखे जी 180। क्या जहाँ पे मैंने सिलेंडर लिखा, नेक्स्ट स्टेप मैंने वहाँ क्या करना है, मैंने एक्सिस लिखने हैं। और एक्सिस में मैंने आपको एक हिंट यहाँ पे दिया कि जी यहाँ पे आप जो डिग्री का साइन है वो ना भी डालें। मैं उसको समझता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सिस का मतलब ही एंगल है, तो डिग्री क्यों डालना है आप लोगों ने। कितने डिग्री एक्सिस हैं जी उसके, कितने वो कर रहा है। एक्सिस का मतलब क्या है, दिस इज द कॉमन सेंस। तो फिर डिग्री क्यों डालना है आपने। यहाँ पे डिग्री फॉर एग्जांपल उसके 10 एक्सिस थे, मैंने डिग्री डाला, बनाने वाले को 100 लग गया। तो ये इस चीज से अवॉइड करने के लिए आपने डिग्री के साइन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, VA का क्या मतलब हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था VA का मतलब विजुअल इक्विटी। सो विजुअल इक्विटी हमने उसकी इस नंबर के साथ इतनी एज में आज की ये जो डेट हमने डाली थी -2 -1 एट द एक्सिस ऑफ 180 एट द एज ऑफ 16 ईयर और 10 ईयर ऑन दिस डेट, उसकी विजन क्या बनी, यानी उसकी विजुअल इक्विटी कितनी थी। उसकी विजुअल इक्विटी क्या, उसकी विजुअल इक्विटी 6/6 थी, क्या उसकी विजुअल इक्विटी 6/9 थी, क्या उसकी विजुअल इक्विटी 6/36 थी। इस नंबर के साथ उसकी विजुअल इक्विटी कितनी इंप्रूव हुई या कितनी थी, ये हमने देखना है। हमने उसकी विजुअल इक्विटी देखी कितनी, फॉर एग्जांपल उसकी विजुअल इक्विटी 6/6 थी। तो मेरे लिए लाजमी है, मैंने बहुत सारे इस तरह के कार्ड देखता हूँ कि विजन मेंशन ही नहीं होती। तो ये एक बिल्कुल गलत तरीका है कि भाई आप विजन मेंशन ना करें। ये 6/6 विजन होगी। नेक्स्ट सेम मैंने उसका नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल उसका यही सेम नंबर दूसरी आंख में लग रहा था या चेंज होकर जो भी लग रहा था एज इट इज मैं उसको लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। वो चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक आंख में -0.5 का नंबर लग रहा है या -1 का लग रहा है या -2 का नंबर लग रहा है और दूसरी आंख में मेरे यहाँ पे नंबर नहीं लग रहा, तो उसको मैं इस कार्ड में किस तरह मेंशन करूँगा। या मेरी एक आंख में जी नंबर लग रहा था, सिलेंडर लग रहा था, लेकिन स्फेयर नहीं लग रहा था, तो मैं किस तरह मेंशन करूँगा, मैं कार्ड में किस तरह लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पे मुझे सिलेंडर लगा 180 पे, यहाँ पे मैं हल्की सी डैश डाल दूंगा, जस्ट कि भाई इसको मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ खाली ना भी छोड़ूं, तो ये है कि इसको मैं हल्का सा डैश डाल के इसको मैं, यानी कि ये देखें ये कार्ड मेरे हाथ में कार्ड है, यहाँ पे हल्की सी मैं इसको यहाँ लाइन लगा दूँ कि ये ले जी, सॉरी ये तो ज़्यादा ही गलत हो गया, इसको मैं नीचे वाली एग्जांपल ले लें यहाँ पे, यानी कि हल्की सी मैंने लाइन लगा दी कि जी यहाँ कोई नंबर नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा कि भाई ये दूसरी आंख मैंने, ये वाली मेरी आंख में कोई नंबर नहीं लग रहा, यानी ये प्लेनो है, तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे मैं लिखूंगा, दो चीज़ें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। एक मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PL, क्या लिखूंगा PL, या दूसरा मैं लिख सकता हूँ PL का मतलब क्या है जी, प्लेनो लेंस, या दूसरा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लेनो, क्या लिखूं यहाँ पे जी
यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया प्लेनो कि भाई ये यहाँ पे कोई आपने पावर नहीं देनी, यहाँ पे जो शीशा लगाना है उसमें कोई पावर नहीं देनी, ये प्लेनो हो गया। अब एक तो ये प्लेनो हमने देख लिया, लेकिन कुछ एम्ब्लायोपिक केसेस इस तरह के होते हैं जिनमें हम लोगों ने पार्शियल पैचिंग देनी होती है। क्या देनी होती है कि फुल टाइम पैचिंग नहीं देनी, यानी कि टोटली बंद हमने नहीं करना, हमने पार्शियली उनको पैचिंग देनी है। तो उसके लिए जो ग्लास यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं जी ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास जिसको आप आम अल्फाज में अंधा शीशा भी कहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल उसमें से नज़र नहीं आता ग्राउंड ग्लास। वो जो ग्राउंड ग्लास है, अब मैंने वो चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल वो पेशेंट मेरा एम्ब्लायोपिक था, ठीक है, और इस लेफ्ट आई की जो उसकी विजन थी वो विदाउट ही 6/6 थी, और विदाउट 6/6 होने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि अब मैंने उसकी जो पैचिंग करवानी है ना वो लेफ्ट आई की करवानी है ताकि उसकी राइट आई की विजन इंप्रूव हो। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने उसको मेंशन करना है ग्राउंड ग्लास के लिए तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं यहाँ सिंपली मैं ये लिख दूंगा कि ग्राउंड ग्लास यहाँ पे, ताकि बनाने वाले को ये पता चले कि यहाँ पे कौन सा शीशा लगाना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी नियर विजन का। अब नियर विजन में स्फीयर, सिलेंडर, एक्सिस क्या थे? अब दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि मैं दो तरह से नंबर उसका लिखूं। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जी यहाँ पे ना। अब फॉर एग्जांपल नियर विजन किसको जी लगनी है? जिनमें अकोमोडेशन नहीं हो रही, और अकोमोडेशन लॉस किस में होती है? जो 40 अबव हो गए होते हैं, जो आपके प्रेस बायोपिक पेशेंट होते हैं, यानी कि उसकी एज 40 अबव होगी, उसकी एज 40 अबव। और कुछ लोग अब तो प्री प्रेस बायोप्स भी हम देखते हैं कि 35 ईयर एज में जो है वो प्रेस बायोप्स होते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नियर वर्क और एक्सेसिव यूज़ ऑफ अकोमोडेशन। तो अच्छा ये है कि जी यहाँ पे मैंने एक अब एग्जांपल लेनी है जो 40 ईयर से अबव है। अब मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिया जी +1 के साथ +1 का सिलेंडर 90 डिग्री। दिस इज जस्ट अ सपोज नंबर। विजुअल इक्विटी उसकी 6/6 होगी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जी 1 पॉइंट। अच्छा पॉइंट से मुझे याद आ गया, यहाँ इसको यहीं रोकते हैं। पॉइंट से याद आ गया कि एक और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स इस तरह देखे हैं, वो करते हैं जी, अगर पेशेंट का नंबर था जी 0.75, यानी कि उसको ये नंबर लगना था, यहाँ उसको +0.75, तो वो इस तरह करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी, यहाँ पे डॉट डाला और यहाँ 75 लिख दिया। दिस इज़ रॉन्ग। आप यानी कि क्या, यानी कि आप बता रहे हैं यहाँ पे जब आपका प्लस लिखेंगे वो एनक बनाने वाले को समझ नहीं आती सही तरह से, वो लगाना मैंने यहाँ पे किया, तो फिर वो ये होता है कि पेशेंट आपका वो भी सफ़र करता है और एनक बनाने वाला फिर कुछ ऊपर नीचे करके लगा देता है। उसको जब सही समझ नहीं आएगी लिखा गया तो वो फिर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस आपको पता है इस तरह होती है, लोग करते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आपने, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं कह रहा कि जी वो गलत कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अपने मास्टर में आप ये चीज़ें देखते हैं, तो मैंने ये देखी हुई हैं चीज़ें कि भाई लोग इस तरह करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो 0.75 को मैंने लिखना है, मैंने हमेशा 0.5 लिखना है या 1.50 लिखना है। इसको मैंने खाली इस तरह नहीं लिख देना 1.5 लिख दिया, 0 लाजमी डालना है पहले, ठीक है। अच्छा एक ये चीज़ होगी। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल उसका नंबर यहाँ पे ये था और यहाँ लेफ्ट आई में उसका नंबर जी 2 का +2 का, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी सिलेंडर +1 का, और एक्सिस मैंने जी 90 रखे और 6/6। ये तो हो गया जी दूर का नंबर मैंने लिख दिया। अब दूर का नंबर लिखने के बाद अब मेन चीज़ यहाँ पे मैं आ रहा हूँ जी नियर विजन पे। अब ये जो नियर विजन है इसको मैंने कैसे लिखना है? इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं किस तरह लिखूँगा? फॉर एग्जांपल उसको मैंने नियर ऐड दिया। नियर ऐड क्या था? जो दूर का नंबर मैंने उसकी एनक में लगाया, उसकी यहाँ जो मैंने ग्लासेस जब मैं पेशेंट को चेक करवाई मैंने उसको दूर में मैंने 6/6 करके, अब मैंने उसको पढ़ने के लिए नज़दीक में फॉर एग्जांपल मैंने +2 का नंबर दिया। मैंने कितना नंबर दिया जी? फॉर एग्जांपल मैंने उसको +2 की एडिशन दे दी, +2 का मैंने उसको ऐड किया तो उसको नज़दीक का ठीक नज़र आया। अब वो जो +2 की एडिशन थी उसको मैं यहाँ पे दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ। वो दो तरीके कौन से हैं? सबसे पहला मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला तरीका ये है कि यहाँ पे आप लिख दें एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये है कि ऐड
प्लस 2ds, ds मीन्स डायोप्ट्रिक स्फीयर। क्या मतलब है जी ds का? डायोप्ट्रिक स्फीयर। एड प्लस 2 डायोप्ट्रिक स्फीयर इन BE इन बोथ है, यानी यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं जी, एड, जो मैंने ऐड कितना दिया, प्लस 2 डायोप्टिक स्फीयर इन बोथ आई, और लास्ट में मैं मेंशन करूं कि उसकी नजदीक में विजन कितनी थी। लास्ट में मैं मेंशन करूं उसकी नजदीक में विजन कितनी थी। उसकी नजदीक में विजन N18 थी, N14 थी, N12 थी, N6 थी, N5 थी। क्या विजन थी उसकी? यहां पे मुझे मेंशन करना चाहिए नहीं, मुझे मेंशन करना है, ठीक है। यहां पे उसकी फॉर एग्जांपल विजन थी N6, यानी कि उसकी बेस्ट करेक्टेड जो विजन बनी वो N6 बनी। ओके, अच्छा, एक ये तरीका हो गया जी कि आपने नजदीक का नंबर किस तरह लिखना है। अब दूसरा तरीका यहां पे क्या है? दूसरा तरीका यहां पे ये है कि जी नियर का मैंने नंबर देना है। मैंने ऐड कितना दिया था? कितना ऐड दिया मैंने 2 का ऐड दिया। अब ये जो 2 का ऐड है ना, ये मैंने ऐड उठा के मैंने इसमें डाल देना है, इसमें जमा करना है। इसमें डालने का मतलब है कि मैंने इसमें जमा करना है। जमा करके ये कितना बन जाएगा स्फीयर? यहां पे मैंने 2 का ऐड दिया, इसको यहां पे मैं लेके आता हूं। यहां पे 2 मेरे पास मैंने ऐड दिया, उसको कितना यहां पे मेरे पास बचा 1। टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। यहां पे 2 और यहां पे 2 लेफ्ट टाइम में कितना? 2 और 2 कितना हो गया जी? 4 हो गया मेरे पास। कितना हो गया? 4। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि एक ऐड लिख के आपने स्टेटमेंट लिख दी। सेकंड वे क्या है यहां लिखने का? सेकंड वे ये है कि मैंने आपका जो ऐड है उसको उठा के स्फीयर, या आपका जो स्फीयर है उसको उठा के ऐड में जमा किया। जमा करने के बाद जो आपके पास नंबर आया वो चुप करके उठा के आपने यहां पे राइट कर देना है। चुप करके उठा के आपने जो आपकी नियर विजन का स्फीयर है आपने कुछ भी नहीं करना, बस यहां पे लिख देना। आपने यहां देखा कि भाई मैं 1 लिखा हुआ था, 1 को आपने 2 में जमा किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या बना? 3। आपने कुछ भी नहीं करना, उस 3 को यहां पे लिख देना। 3 को लिख दिया यहां पे। दूसरा हमने देखा लेफ्ट आई का क्या नंबर था, उसका स्फीयर कितना था? 2। उस जो 2 का स्फीयर है उसको मैंने ऐड क्या दिया था? 2 को 2 में ऐड किया, क्या बना? 4। चुप करके उसको नियर विजन का जो स्फीयर होगा, जो स्फीयर वाला उसका कॉलम है, आपने वहां जाके लिख दिया। बस ये आपका ऐड हो गया। बाकी जो एज इट इज नंबर है वो आपने लिख देना है। एज इट इज नंबर क्या है? इसी कॉलम का जो बाकी नंबर है वो आपने नीचे ले आना। यहां पे क्या लिखे जी? +1 90 डिग्री, और यहां पे क्या लिखा है जी? कहां गया? यहां पे +1 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब एक तरीका मैंने बताया कि आपने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखनी है। आपने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखनी है? आपने लिखी जी ऐड +2 डायोप्ट्रिक स्फीयर इन बोथ है। एक तो आपकी ये स्टेटमेंट होगी। सेकंड मैंने क्या तरीका बताया? सेकंड तरीका आपको बताया नंबर लिखने का, कि आपने सिर्फ ये करना है जो आपने ऐड देना है। फॉर एग्जांपल मेरा ऐड यहां पे था 2, मेरा ऐड यहां पे था 2। अब वो जो 2 है उसमें मैंने यहां पे ये उठाना है, जो भी स्फीयर दूर के लिए, यानी डिस्टेंस विजन का जो भी स्फीयर होगा ना, जो स्फीयर, सिर्फ ये वाला हिस्सा मैंने उठाना है। मैंने सिलेंडर को देखना भी नहीं है, मैंने उसको छेड़ना भी नहीं है। मैंने ये वाला जो स्फीयर है इसको उठा के यहां पे मैंने अपने माइंड में देखा जी कितना वो था +1। ऐड मैंने कितना दिया? +2 का। कितना हो गया? +3। वो जो आंसर आएगा मेरे पास वो चुप करके जो स्फीयर लिखा हुआ था दूर के लिए, उसी के नीचे मेरे पास नियर विजन का स्फीयर है, मैंने वहां जाके लिख दिया। सेम एज इट इज मैंने आपका जो लेफ्ट आई का स्फीयर है उसके साथ किया। बस ये करने के बाद मैंने बाकी नंबर जो लिखा हुआ था मैंने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हमारे पास हो गया नियर ऐड लिखने का तरीका। आई होप आपको यहाँ पे हर चीज क्लियर हो रही होगी। मे बी लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हर चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ कि ये हर एक बच्चे को आनी चाहिए। और ये अगर आप गलत लिखते हैं ना तो आपका पेशेंट सफर करता है। ये अगर आप गलत लिखते हैं तो आपका पेशेंट सफर करता है। हमारा पेशेंट नहीं सफर करना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे मैंने प्लस देख लिया, ये साइंस देखे सबसे पहले, प्लस और माइनस के साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगे होंगे तो पता चलेगा वो पेशेंट को माइनस का नंबर, मायोपिक है तो माइनस का नंबर लगना है, हाइपरमेट्रोपिक है तो प्लस का नंबर लगना है, एस्टिग्मेटिज्म है कौन सा है उसको, हाइपरमेट्रोपिक या मायोपिक जो सा भी उसको है, तो उसके मुताबिक साइन आपने लाजमी डालना है, साइन आपने लाजमी डालना है। हमने क्या सीखा जी, साइन हमने लाजमी डालना है। फिर हमने एक्सिस, हमने ये देखा कि स्फीयर के साथ कभी भी एक्सिस नहीं लिखने, क्योंकि उसके एक्सिस होते ही नहीं। और सेकंड चीज़ हमने देखी, जिस तरह ही हम सिलेंडर की तरफ आएंगे, सिलेंडर हमने लिख दिया, सब मैंने बहुत सारे कार्ड इस तरह भी देखे हैं कि वो लिखते हैं जी स्फीयर लिख दिया, सिलेंडर भी लिख दिया, लेकिन एक्सिस लिखना भूल गए। अब एक्सिस लिखना भूल गए, ऑप्टिशियन जो आपका, वो डिस्पेंसर जो आपका ग्लासेस बना रहा है, वो अपनी तरफ से एक्सिस लगा देगा, तो कौन सफ़र करेगा आपका, पेशेंट सफ़र करेगा। तो एक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह ही आपने सिलेंडर राइट किया, आपने सिलेंडर लिखा जी, तो नेक्स्ट आपने ऑलवेज एक्सिस लिखने हैं। एक्सिस हमेशा सिलेंडर के साथ होंगे और सिलेंडर बगैर एक्सिस के नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे मुझे पता चल गया जी मैंने दूर में नंबर किस तरह लिखना है, यहाँ पे मुझे पता चल गया मैंने नज़दीक में नंबर किस तरह लिखना है। और सम टाइम आपने इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कहता है जी मैंने दूर की ऐनक नहीं बनवानी, मैंने सिर्फ नज़दीक की ऐनक बनवानी है, तो आप जस्ट दूर में ना भी लिखें, आपने वो माइंड में अपनी कैलकुलेशन की हुई थी पहले, आपने का जो नज़दीक का नंबर आ रहा है आप बस उसको ये लिख के दे दें, आपको फिर ये ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी, ये उसको +2 ऐड दें या जो भी। यहाँ तक आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको हर चीज़ डिटेल में समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे रह गई, 2 से 3 चीज़ें मेरे पास यहाँ पे रह गई। अब वो क्या रह गई, सबसे पहले तो यहाँ पे आईपीडी रह गई। व्हाट इज द आईपीडी, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, इन फर्दर लेक्चर्स हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं जल्दी से बताता चलूँ आईपीडी ज़रूरी क्यों है और आईपीडी होती क्या है। द इंट्रा प्यूपिलरी डिस्टेंस बिटवीन माई आइज, मेरे एक प्यूपिल, मेरा ये जो प्यूपिल है, ये जो मेरा प्यूपिल है, ये मेरा जो प्यूपिल है, यहाँ मेरे एक प्यूपिल से लेके मेरे दूसरे प्यूपिल तक का जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंट्रा प्यूपिलरी डिस्टेंस। ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, आपका जो ऑप्टिकल सेंटर, आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो आपकी ग्लासेस हैं, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो आपके प्यूपिल के साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरा प्यूपिल है और यहाँ पे मेरा ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर इसके सेंटर के साथ मैच होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है, अगर ये मैच नहीं होगा तो पेशेंट को क्या फील होगा, उसको सबसे पहली चीज़ फील होगी प्रिज्मेटिक इफेक्ट, प्रिज्मेटिक इफेक्ट फील होगा। क्या फील होगा जी उसको, प्रिज्मेटिक इफेक्ट। अब होता क्या है, इन सिंपल वे में अगर आपको बताऊं, प्रिज्म में से अगर हम लाइट गुजारें तो कितनी कलर की उसमें लाइट आफ्टर पास होने के बाद उसमें से कितनी कलर की लाइट बनती है, रेनबो बनता है। जो आपकी लाइट होती हैं जिसको आप इंडिगो, वायलेट, ब्लू, आप ग्रीन, वो जो विबग्योर आप कहते हैं, वो जो लाइट्स बनती हैं। अब पेशेंट का डी सेंटर है ग्लास, वो जो लाइट्स बनती है वो प्रिज्मेटिक इफेक्ट आंख में कैसे आ रहा है, बिल्कुल आपको आसान अल्फाज में यहां बताने जा रहा हूं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। मैंने ऐनक लगाई, ऑप्टिकल सेंटर मेरी प्यूपिल के साथ मैच नहीं है, ठीक है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो मेरे प्यूपिल के साथ मैच नहीं है। अब मैं आपके साथ देख रहा था बात की, जिस तरह मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, जिस तरह मैंने थोड़ा सा हेड को इस तरह किया, अगर लाइट मेरे शीशे से गुजर रही है, मेरे ये स्पेक्टिकल के शीशे से गुजर रही है, ऐसे मैंने देखा, ऐसे किया, मुझे जिस तरह मैंने ऐसे किया लाइट गुजरी, अब वो ऑप्टिकल सेंटर जहां अलाइन नहीं था तो मुझे रैम्बो नजर आएगा, मुझे वो 7 कलर नजर आएंगे, मुझे वो 7 कलर वो रैम्बो नजर आएगा, वो प्रिज्मेटिक इफेक्ट। बिल्कुल इजी वे, उससे मसला क्या होगा, उससे हेडेक होगी नहीं होगी, एक बात की बहस है। लेकिन सबसे पहले उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जिस तरह मैंने ऐसे किया, अब मुझे वो जो एक कलर्स नजर आए, दिस इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर बच्चे पूरी डिग्री गुजार देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट कहते किसको हैं। तो ये इन सिंपल वे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता क्या है। यहां तक आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आईपीडी क्यों जरूरी है, वो आपको इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको पता चल गई होगी कि आईपीडी क्यों जरूरी है। फॉर एग्जांपल उसकी आईपीडी थी 62 मिलीमीटर,
अब ये जो डिस्टेंस आप मेजर करते हैं ये मिलीमीटर में मेजर करते हैं। और आईपीडी के नीचे ही मैंने एक चीज और मेंशन की हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीवीडी। अब बीवीडी का मतलब यहाँ पे क्या बनता है जी, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता चलूं। बीवीडी का मतलब है बैक वर्टेक्स डिस्टेंस। क्या मतलब है जी इसका, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस। अब बैक वर्टेक्स डिस्टेंस कौन सी बला का नाम है जी, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस का मतलब है कि मेरे इस जो मेरी एनक मैंने लगाई हुई है, इस एनक से इसके जो बैक सरफेस यानी इसका जो शीशा है, इसकी अंदर वाली जो सरफेस है, यहां से लेके मेरे आंख का जो कॉर्निया है, मेरी आंख का जो कॉर्निया है, यानी यहां से लेके फॉर एग्जांपल अगर मैं एनक पहनाता हूं यहां पे, तो मेरी एनक का जो बैक वाला शीशा वहां से लेके इस कॉर्निया तक का डिस्टेंस, इस कॉर्निया तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है जी, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस। यहां से लेके मेरे कॉर्निया तक का, बैक साइड ऑफ योर स्पेक्टिकल लेंस टू फ्रंट साइड ऑफ योर कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड बैक वर्टेक्स डिस्टेंस। ओके, और ये मोस्टली 12 टू 14 मिलीमीटर होता है मोस्टली। अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है, जिस तरह ही आपकी प्रिस्क्रिप्शन हाई होती है, जिस तरह ही आपका जो प्रिस्क्रिप्शन आपकी हाई होती है, प्रिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है मेरा कि यहाँ पे जो आपकी स्पेक्टिकल का नंबर है वो फॉर एग्जांपल +4 या फिर -4 से अबव जाता है। तो जिस तरह ही आप मेरी एनक का नंबर -4 या +4 से ऊपर या ऊपर जाता है, तो इसके बैक यानी यहां एनक रखूंगा तो उस और तरह का नजर आएगा, यहां रखूंगा तो और तरह का नजर आएगा। तो ये इसलिए जरूरी है, यानी कि जो आपकी हाई प्रिस्क्रिप्शन है उसमें तो ये आपकी मैं समझता हूँ कि अटल चीज है कि ये लाजमी ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका हमने लिख दिया यहाँ पे बैक वर्टेक्स डिस्टेंस 12 mm। सो यहां पे हर चीज अब इस कार्ड के रिलेटेड क्लियर होगी। अब यहां पे आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज बची हो, सिर्फ मैंने आपको बताया था एक मैंने कॉलम ड्रॉ नहीं किया। वो कॉलम कौन सा ड्रॉ नहीं किया, मैंने एक प्रिज्म का कॉलम ड्रॉ नहीं किया। अब वो मैंने आपको बताया कि मोस्टली यूज नहीं होता, यानी कि कॉमन प्रैक्टिस में यूज नहीं होता। ऑर्थोप्टिस्ट जो होते हैं उनके पास ज्यादा स्क्विंट के केसेस जाते हैं, तो वो उनके पास जो कार्ड होता है उसमें जो एक कॉलम उनके पास तो होता है ऐड, वो ये है कि जी यहाँ पे प्रिज्म मेंशन होता है, और प्रिज्म मेंशन होने के बाद लिखते हैं जी इसको 2 प्रिज्म डायोप्टर जो आपने देना है वो बेस इन दे दें या बेस आउट दे दें या बेस अप दे दें, जिस तरह भी है वो आप इस तरह आप उनका जो कार्ड होता है उसमें मोस्टली मैंने ये देखा है। खैर हमारे पास अगर कोई पेशेंट इस तरह का है तो हमें भी मेंशन तो लाजमी करना चाहिए, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कार्ड यूज़ हो रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यही यूज़ होता है। बाकी अगर किसी का प्रिज्म ऐड करना भी हो तो आप नीचे यहाँ रिमार्क्स में जाके लिख सकते हैं। ये एक चीज़ रहेगी रिमार्क्स। रिमार्क्स क्या रहेगी यहाँ पे, अब रिमार्क्स आपने लिखना है, आपने अपना पेशेंट देखा, आपका पेशेंट कौन सा है जी, आपका पेशेंट सिंपल मायोपिक है, सिंपल हाइपरोपिक है, आपका पेशेंट कौन सा एस्टिग्मेटिज्म है, उसको उसका कौन सा यानी कि उसका टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर। मेरा दिल करता है कि जी मैं हमेशा मेंशन किया करूं कि जब मेरा मैं रिफ्रैक्शन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंट मायोपिक था तो मेरा दिल जी मेरा अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि जी मैं अपने रिमार्क्स में लिखा करूँ जी मेरा ये पेशेंट मायोपिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिमार्क्स में ये भी लिख सकता हूँ, मैं रिमार्क्स में ये भी लिख सकता हूँ कि भाई डू नॉट, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आया उसको अब ज़रूरत नहीं है ग्लासेस चेंज करने की, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि भाई डोंट चेंज द ग्लासेस या कंटिन्यू दिस नंबर, मैं ये भी लिख सकता हूँ। रिमार्क्स इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल मैं उसको यहाँ पे कोई कोटिंग्स देना चाह रहा हूँ, लेकिन अब तो यहाँ पे कार्ड्स में नीचे मुख्तलिफ मेंशन होती हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं कोटिंग्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं एक्स्ट्रा वाइट, आपको यहाँ पे बाकी सारी कोटिंग्स एंटी रिफ्लेक्टिव मुख्तलिफ कोटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इन कोटिंग्स जो हैं इन पे किसी और दिन आएंगे, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है आपको कि आप ये भी लिख सकते हैं। ये ऑल दी जो आपको एक कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था ना आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड के बारे में, मैंने आज आपको वो बता दिया। ये था आपका आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड। यहाँ सब कुछ करने के बाद यहाँ लास्ट में सिग्नेचर या एक साइन की ऑप्शन होगी, यहाँ आपने अपने प्यारे से साइन कर देने हैं। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड। ये आपका सारा जी आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है कि उसको लिखते कैसे हैं, उसको देखते कैसे हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं। आई होप ऑल दी थिंग्स आर क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कार्ड देखेंगे तो आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगी जी कि भाई मैं किसी और को दे दूं ये कार्ड लिखने के लिए। हमने क्या डिस्कस किया जी, शुरू में हमने सबसे पहले तो डिस्कस ये किया कि आई में जो आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड जो है इसमें इसको देखना कैसे है, हाउ टू
सी, हमने ये देखा जी सबसे पहले इसको देखना किस तरह है, ठीक है। देखने के बाद फिर हमने हाउ टू रीड की तरफ गए कि इसको पढ़ना कैसे है। फिर हम किसकी तरफ गए, फिर हम गए जी हाउ टू राइट इट, हाउ टू राइट इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो हमें इसको देखना आना चाहिए, इसको हमने देखना कैसे है, फिर हमें इसको पढ़ना आना चाहिए, इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लफ्ज़ों का मतलब क्या है, फिर हमें इसको लिखना भी आना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैंने कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी मैंने छोड़ा हो, कोई भी सिंगल कॉन्सेप्ट। बाकी मैं इंसान हूँ, फिर भी मेरे से कोई गलती हो सकती है यहाँ पे। इफ़ कोई कॉन्सेप्ट मेरे से रह गया हो कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। तो यहाँ तक आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। ओह ओके गुड। सो इन द लास्ट आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरी सिर्फ आपसे एक ही यही गुजारिश है कि आपने कुछ भी नया सीखा, कोई भी चीज़ नहीं सीखी और आपके नॉलेज में कुछ भी एडिशन हुआ हो, आपने वो नेक्स्ट फर्दर लोगों तक लाजमी पहुँचाना है। सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।